हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस का, जो कि 20 जुलाई 2022 के लिए रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा। दोस्तों, जो सिविल सर्विसेज हब पर जो भी चैनल पर जो वीडियोस आते हैं, जो भी यहाँ पर कंटेंट हमारे द्वारा अवेलेबल कराया जाता है, वो बहुत ही एक्सटेंसिवली और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स को मिलाकर यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो तैयार किया जाता है। साथ ही जो स्टैटिक जो स्टडी है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो इस प्रकार से एक जो कंप्लीट जो वीडियो है और वो कंप्लीट जो कंटेंट है यहाँ पर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये जो कंटेंट अवेलेबिलिटी है वो फ्री में यहाँ पर आपको अवेलेबल की जा रही है। जैसे कि जो एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचा हो, और जो लोग ट्यूशन फीस या अन्य जो कोचिंग वगैरह की फीस हैं वो नहीं दे सकते हैं, वो घर बैठे जो करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी आप लोग कर सकें। और करंट अफेयर्स की इतनी डीप में जो यहाँ पर तैयारी हम लोग करवाते हैं, मेरे द्वारा इस वीडियो में करवाई जाती है। तो ये बात तय है कि जो किसी भी प्रकार के न्यूज़पेपर को या अन्य किसी डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी अगर आप न्यूज़पेपर को देखते हैं तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन मेरी यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो अगर आप जब चैनल देखते हैं, जब आप वीडियो देखते हैं, तो उसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से जो मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन आप जानते हैं कि लाइफ में कितना ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए। तो ये शुरू करते हैं आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उससे। न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज स्टैटिक पोर्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कथकली का, और साथ ही समझेंगे कि जो रुपए की जो डेप्रिसिएशन है वो किस वजह से हो रहा है, और इसके साथ ही समझेंगे कॉफ़ी क्रॉप के। तो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो डिस्कशन है वो रहने वाला है। पूरे वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो जो अब आप पूरा ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद में वीडियो को एक बार जो भी आपने इसमें पढ़ाया है, जो भी आपने इसमें याद किया है, उसे एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। जो हाथों हाथ रिवाइज करने से जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा ब्रेन में जो है वो स्टोर हो जाती हैं। तो आइए बिना देरी किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में जो सबसे पहली जो बात की गई है, हमारा जो डाटा पॉइंट का सेक्शन होता है, उस डाटा पॉइंट के सेक्शन में सबसे पहली जो बात की गई है वो इसमें बताया गया है कि पेंडेमिक के बाद में जो ब्लू कॉलर्ड जो माइग्रेंट्स हैं, हमारे जो ब्लू कॉलर्ड जो जॉब यहाँ पर करते थे, उनके जो रेमिटेंस है, वो जो विदेश में जो ब्लू कॉलर जॉब करते थे उनका जो रेमिटेंस आता था। रेमिटेंस क्या होता है? बेसिकली जो विदेश में जो लोग रहते हैं वो विदेशी मुद्रा में वहाँ पैसे कमाते हैं। विदेशी मुद्रा में पैसे कमाने के बाद में वो जब इंडिया में जब अपने परिवारजनों को या किसी और कारण से पैसे भेजते हैं, तो वो पैसे उसी करेंसी में हमारे देश को रिसीव होते हैं, और कन्वर्जन के बाद में जो उन्हें जिससे भी पैसे पहुंचाने होते हैं उसे पहुंचा दिए जाते हैं। तो इंडियन करेंसी में ही वो लोग इस मुद्रा को जो है यूज कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो विदेश का पैसा जो भारत में आता है, तो इस प्रकार से जो वर्कर्स के थ्रू भारत में पैसा आता है उसे रेमिटेंस कहा जाता है। रेमिटेंस में जो गिरावट आई है वो फाइनेंशियल ईयर 16-17 के जो कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो रेमिटेंस आया है वो काफ़ी कम आया है ब्लू कॉलर जॉब्स को लेकर। इसके विपरीत जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिला है, जिसमें कि यूएस और यूके प्रमुख है। इन दोनों स्टेट्स में जो रेमिटेंस आया है वो 16-17 के बजाय 20-21 में ज़्यादा आया है। तो इस प्रकार से इसमें यही बात बताई गई है कि जो केरला जैसा जो स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम रेमिटेंस आया करता था, वहाँ पर भी रेमिटेंस जो है वो कम आया है, कम देखने को मिला है। इसके अलावा यूएस, यूके और सिंगापुर जैसी जो कंट्री है वहाँ से जो रेमिटेंस आया है वो इस साल बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए ये इसमें ये बात जो है वो डाटा के साथ में बताई गई है कि गल्फ रीजन से जो रेमिटेंस है वो कम आया है।
आप समझते हैं कि जो ब्लू कॉलर जॉब होती है वो आप सोच रहे होंगे कि ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर में जो कॉलर है वो ब्लू और वाइट होती होगी, ऐसा नहीं है। तो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर का जो मतलब है वो इनके वर्क से रिलेटेड है। ब्लू कॉलर की जो जॉब होती है वो एक वर्कर टाइप की जॉब है, जिसमें कि जो साफ सफाई का या अन्य जो कार्य हैं वो लेबर टाइप का कार्य इसमें किया जाता है। तो इस कार्य को जो जॉब है, इस प्रकार की जॉब है, उसे वाइट सॉरी ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। इसके विपरीत जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है वो व्हाइट कॉलर जॉब ऑफिस डेस्क पर बैठकर एक पढ़े लिखे आदमी की तरह सूट बूट पहनकर, तो सूट और टाई पहनकर जो ये जॉब है वो यहाँ पर की जाती है। व्हाइट कॉलर जॉब उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब्लू कलर जॉब और वाइट कलर जॉब में डिफरेंस है। ब्लू कलर जॉब से जो रेमिटेंस आ रहा है उसमें गिरावट आई है, जबकि व्हाइट कलर जॉब से जो रेमिटेंस आ रहा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। किस प्रकार से ये बढ़ोतरी और जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है? अगर जीडीपी का परसेंटेज के हिसाब से अगर यहाँ पर अनुमान लगाएं तो जीडीपी परसेंटेज के हिसाब से जो मिडिल इनकम के जो लोग हैं उनकी जो इनकम का जो रेशियो है वो आप ऑलमोस्ट देखेंगे जो समान सा ही यहाँ से 1991 से लेकर मिडिल एज ग्रुप के जो सैलरी है, जो उनकी जो कमाई है वो थोड़ी बड़ी है लेकिन उसी स्तर पे है। इसके अलावा जो लो इनकम वाले हैं उन लो इनकम वालों के जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। बीच में तो ये एकदम बिल्कुल ही डाउन हो गया था। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो जब ये लो इनकम का ये जो सेक्शन है जो डाउन हुआ था उसमें भी भारत को बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो इस प्रकार से पेंडेमिक के बजाय भी यहाँ पर जो रेमिटेंस है उसमें इंक्रीज जो है वो 2015 से 17 के बीच में देखने को मिला है। जो सोर्स है रेमिटेंस के, वो जो सोर्स में क्या जो किस कंट्री से कितना जो डाटा है रेमिटेंस है वो अवेलेबल हुआ है उसका डाटा यहाँ पर दिया है। फाइनेंशियल ईयर जो 21 है और 17 का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। यूएस में जो रेमिटेंस लगभग दोनों में सेम सही है। उसके बाद में जो यूएई से रेमिटेंस है वो देखिए कितना डिफरेंस है, ये 21 है और ये 17 है। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर यूएई में देखने को मिला है। यूके में रेमिटेंस बढ़ा है। इसके अलावा जो सिंगापुर है उसमें भी रेमिटेंस यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, 17 में ना के बराबर था। सऊदी अरेबिया में जो रेमिटेंस है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ है। इतना जो एरिया है वो 17 में इतना बढ़कर रेमिटेंस आया करता था जो कि अब कम है। कुवैत, ओमान और अदर कंट्रीज में देखें तो बढ़ा है, ओवरऑल देखेंगे तो बढ़ा है, अदर कंट्रीज में बढ़ा है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर ये कम हुआ है। तो ये ब्लू कॉलर जॉब की वजह से ये जो रेमिटेंस है वो यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर स्टेट वाइज अगर बात करें, स्टेट वाइज जो शेयर होता है रेमिटेंस का उसकी अगर बात करें तो उसमें भी यहाँ पर गिरावट हर स्टेट में देखने को मिली है। जो फाइनेंशियल ईयर जो ये 21 है और ये जो फाइनेंशियल ईयर 17 है, यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है बहुत ज़्यादा, लगभग दुगना यहाँ पर रेमिटेंस हो गया है। इसके अलावा केरला में आप देखेंगे तो केरला में आधा हो गया रेमिटेंस, और तमिलनाडु में ऑलमोस्ट बराबर सा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कर्नाटका, दिल्ली में भी बराबर सा है। कर्नाटका में मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो फाइनेंशियल ईयर 21 में था और जो 17 में था, बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर देखने को मिली है। इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी कमी ज़्यादा हर स्टेट में यहाँ पर है, लेकिन जो केरला केरला और जो कर्नाटका में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है रेमिटेंस को लेकर, वो बड़ा बदलाव है और लगभग आधे का यहाँ पर रेमिटेंस का फर्क पड़ा है। इसके अलावा जो अगर ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो किस प्रकार के ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुए हैं, किस अमाउंट के ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुए हैं, उसको लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो जो $200 का ट्रांजेक्शन है वो टोटल ट्रांजेक्शन के लगभग 6% यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए हैं वर्ष 2021 में। इसके बाद में 200 से लेकर 500 तक का अगर हम बात करें तो 25%, 25.7% यहाँ पर 2021 में 20-21 में यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए हैं 25%। और $500 से ज़्यादा के जो ट्रांजेक्शन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में देखने को मिले हैं, जो कि 68.4% यहाँ पर हुए हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रांजेक्शन है वो $500 से ज़्यादा के भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो सबसे ज़्यादा हैं वो आधे से ज़्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पर $500 से ऊपर के देखने को मिले हैं। और जो छोटे ट्रांजेक्शन है वो छोटे ट्रांजेक्शन कम ही देखने को मिले हैं। तो इस वजह से जो यहाँ पर जो रेमिटेंस है इस प्रकार से डाटा यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से रेमिटेंस में कमी आई है, और जो अदर स्टेट है उनका कंपैरिजन भी यहाँ पे
बताया गया है। तो मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा जो का जो ये हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो डाटा रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और कोई अगर पेपर होता है जिसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, तो उसमें भी ये काम में आता है, आपके इंटरव्यू में भी ये काम आ सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर यहाँ पर देखने को मिली है आज। एक जो हरियाणा के नूह में एक डीएसपी कुछ माइनिंग के अगेंस्ट में कुछ काम करने गए थे। माइनिंग के जो वहाँ पर सर्च करने गए थे, वहाँ पर रेड मारने गए थे और इलीगल माइनिंग यहाँ पर हो रही थी। ये जो सुरेंद्र बिश्नोई इनका नाम है, और ये यहाँ पर रेड मारने गए थे। वो वहाँ पर जो जगह है उसे पंचगांव कहा जाता है, जो कि नूह में यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ये जो रेड मारने गए थे, सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी रैंक के ये ऑफिसर थे। इन्हें जो ट्रक ने कुचलकर यहाँ पर इनको मार दिया और इनकी तत्काल जो मौके पर ही मौत हो गई। तो ऐसे इंसिडेंट हैं वो इस प्रकार के माफिया के द्वारा बहुत सारे देखे जा रहे हैं आजकल। और जो ताउरू जो एरिया था, वहाँ के ये डीएसपी थे। तो अगर आप सोचिए कि डीएसपी रैंक के ऑफिसर के साथ में अगर ऐसा होता है, तो डीएसपी रैंक का ऑफिसर ही अगर इस प्रकार से दंश झेल सकता है, तो आम आदमी की तो कोई हिम्मत ही नहीं है कि वो इन लोगों के सामने बोले। और जो ये माफिया हैं, वो माफिया हर जगह पे अलग अलग टाइप के माफिया होते हैं। कई जगह पे ये माफिया है वो बजरी माफिया के नाम से भी होते हैं, जैसे कि राजस्थान में हुआ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भू माफिया भी हैं, भू माफिया जो लैंड का जो काम करते हैं, वो भी यहाँ पर भू माफिया होते हैं, वो भी यहाँ पर माफिया हैं। और ये जो माइनिंग के माफिया हैं, वो भी इस प्रकार से ही माफिया हैं, जो कि राजनीतिक संरक्षण में अपना कार्य करते हैं। और पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है वो इनके ऊपर बना रहता है, और ये बेझिझक होकर अपना कार्य करते हैं। राजस्थान में भी कई ऐसी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली हैं, जिसमें कि पुलिस वालों पर ही इस प्रकार का आक्रमण हुआ हो। वहाँ पे भी कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कई पुलिस वालों की वहाँ पर मृत्यु भी हुई है। तो यहाँ पर एक डीएसपी रैंक का जो अफसर है, वो यहाँ पर इस प्रकार से उसको ट्रीट किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। ये जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो माफिया है उनके अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि इस प्रकार की जो बात है वो वापस से ना हो पाए। जनता भी यही सोचती है, कि जनता भी यही चाहती है कि जो हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में जो अमन चैन है वो बना रहे। लेकिन इस प्रकार की जब घटना होती है, तो जो पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ पर अपीयरेंस होती है, वो पॉलिटिकल अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो बेसिकली जो ये भू माफिया की जो रेड यहाँ पर इन्होंने डाली थी, वो किस वजह से डाली थी? अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट एक हरियाणा में चलाया जाता है, अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या है, जो ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसकी उसमें जो है 16 माइनिंग लोकेशंस की शिकायत की गई है। और ये कहा गया है कि ये जो रेंज है, जो 16 माइनिंग्स है, वो अरावली पर्वतमाला के अंदर आता है। और अरावली पर्वतमाला एक पुरानी पर्वतमाला है, और इससे एटमॉस्फेयर और बरसात से रिलेटेड भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो घटित होती हैं। तो इसलिए जो इन 16 माइनिंग लोकेशंस हैं, वहाँ पर जो 16 माइनिंग चल रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 23 तारीख को एक ऑर्डर दिया था, मई 23 को। और मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसमें से भी यहाँ पर जो पर्सन है उन्हें अपॉइंट किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी यहाँ पर जो पर्सन है उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। और जो डीजीपी लेवल के अधिकारी हैं उन्हें भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। और देखा और बोला है कि जो साइट है, जो 16 साइट जिनकी बात की जा रही है, उन्हें आप विजिट करें और देखें कि वहाँ पर किस प्रकार की जो इलीगल माइनिंग है वो यहाँ पर हो रही है। तो इस प्रकार से जो इसी प्रोसेस के तहत जो सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी थे वो वहाँ पर गए थे, और जो डंपर के द्वारा उनको कुचलकर वहाँ पर मार दिया गया। इसी प्रकार के जो ये जो डंपर है, वो हरियाणा से राजस्थान के जो अलवर है, उस अलवर के ज़िले में यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। और बिना नेम प्लेट के, बिना नाम के जो डंपर होते हैं, वो यहाँ पर
दौड़ाए जाते हैं और बिना रोक टोक किए, बिना किसी के इंटरफेरेंस के ये सब काम वहाँ पर किया जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, और डेमोक्रेसी में इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, जिससे कि गलत जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा मिले। अरावली बचाओ आंदोलन किस स्टेट से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में जो नेशनल एम्बलम है वो पार्लियामेंट के ऊपर इस नए नेशनल एम्बलम एम्बलम जो है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उसे स्थापित किया गया है। और ये नया नेशनल एम्बलम अभी बनाया गया है, जो सेंट्रल विस्टा की जो बिल्डिंग है उसमें जो पार्लियामेंट का नया भवन बन रहा है उसके ऊपर इसे लगाया गया है। तो इसको लेकर काफ़ी जो कंट्रोवर्सीज हैं, काफ़ी ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं वो विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं। और जो हिस्टोरियन भी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो इसमें जो चेंजेस हैं वो काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। जो इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस है जिसकी बात इसमें की जा रही है, उसमें इसके गेस्चर को लेकर बात की जा रही है कि जो इसका जो गेस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। इस एग्रेसिव गेस्चर की वजह से जो इसका फील है वो फील नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह से ही जो सबसे बड़ी बात है जो डेविएशन की जा रही है वो इसी को लेकर की जा रही है कि जो ये लॉयंस हैं वो एशियाटिक लॉयंस इसमें यूज़ किए गए हैं। इसकी बजाय जो दूसरे लॉयन है ये एग्रेसिव, ये लॉयन का जो पोस्चर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर जो सबसे बड़ी जो नाराज़गी है वो विपक्ष के द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसमें जो इसे पुराना जो स्कल्पचर है जो सारनाथ के जो से लिया गया है, उसमें जो तीन शेर होते हैं वो फ्रंट से विजिबल होते हैं। और ये जो तीनों शेर, एक शेर जो इसमें पीछे होता है वो नेकेड आइज से जनरल व्यू में नहीं दिखाई देता है। और ये जो शेर होते हैं वो करेज, पावर और प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी प्रकार से इस स्कल्पचर को यहाँ पर बनाया गया था। जो लेटेस्ट रिप्लिका है उसमें जो ये शेर हैं वो अग्रेसिव दिखाई देते हैं बहुत ही ज़्यादा। और कहा गया है कि विपक्ष के द्वारा तो यहाँ तक कहा गया है कि जो एग्रेसिव जो शेर इसमें दिखाए गए हैं वो जो इस कंट्री की जो सारी चीज़ें हैं उन्हें ये खा जाएंगे, इस प्रकार की बात जो है वो अपोजिशन के द्वारा की गई है। लेकिन जो लुक है वो इसमें एग्रेसिव दिखाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। और कई स्टूडेंट्स के द्वारा भी इसे बताया गया है जो सेंट्रल विस्टा में जो इसे लगाया गया है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में इसमें जो एशियाटिक लॉयंस का जो लुक है वो यहाँ पर दिया गया था। और सारनाथ में लॉयन कैपिटल जो मौर्य काल का ये मिला है, जो अशोक से संबंधित ये स्तंभ है। और जो 250 BC में ये जो स्थापित किया गया था वहाँ पर। और वहाँ पर जो गौतम बुद्ध का जो सरमन होने वाला था, जो वहाँ पर उपदेश होने वाले थे, उसी को लेकर ये जो व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। और जो नोबल ट्रुथ थे, जो चार सत्य हैं, जिन्हें चार सत्य बुद्ध के कहा जाता है, वो चार नोबल ट्रुथ का जो है वो लाइफ को लेकर वहाँ पे जो प्रवचन दिया गया था वो गौतम बुद्ध के द्वारा इसी समय पर दिया गया था। इसके अलावा इसके चारों ओर जो इसके स्कल्पचर के नीचे की तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में जो चार अलग अलग जो जानवर हैं उनकी फोटो भी यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें कि एक घोड़ा है। एक घोड़ा है, इस घोड़े को लेकर भी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो घोड़े का फोटो इसमें लगाया गया है वो भी एक डॉग की तरह दिखता है, और वो घोड़ा घोड़े की तरह नहीं दिखाई देता है, इस प्रकार की बात भी बताई गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हिस्ट्री में इसको लेकर क्या बात जो है वो बताई गई है। सबसे पहले जो हॉर्स है उसकी फोटो यहाँ पर उसका भी चित्र यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद में एक जो लॉयन है वो है, उसके बाद में एक बुल है और एक एलिफेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट पे ये जो इनका सीक्वेंस है इसी प्रकार से दिखाई देता है। पहले हॉर्स होता है, फिर उसके बाद में लायन होता है, फिर उसके बाद में बुल है, और फिर एलिफेंट है। तो इस प्रकार से जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर चलती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को ये जो चारों जो जानवर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बिल्कुल बीच में जो पहला सामने से जो शेर दिखाई देता है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर धर्म चक्र होता है। धर्म चक्र की जो वो ये जो सिंबल है वो बुद्धिज्म का ही सिंबल होता है। और ये जो पूरा जो
स्कल्पचर होता है, ये पूरा स्कल्पचर एक इन्वर्टेड मतलब उल्टे कमल के ऊपर इस तरीके से एक कमल की आकृति बनी हुई होती है, उल्टा होता है। ये उल्टा कमल जिस तरीके से करें तो हमें दिखाई देगा, उसके ऊपर ये जो स्कल्पचर है वो रखा हुआ है। तो इस प्रकार से इन्वर्टेड लोटस के ऊपर ये रखा हुआ है। जो धर्म चक्र होता है उसमें 24 स्पोक्स होते हैं, 24 इसमें जो तीलियां हैं वो होती हैं। 24 स्पोक्स इसमें जो है वो पाए जाते हैं धर्म चक्र के अंदर। जब ये जो अहिंसा का जो मार्ग अशोका ने जो तय किया था वो इसी स्कल्पचर के बाद में, इसी जो सलमन हुआ था इसी के दौरान उन्होंने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया था। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो अ, अभी जो शेर जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर में है। इसके साथ ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1950 में, उन्होंने 1948 में उन्होंने क्यों सारनाथ के इसी स्तंभ को काम में लिया, क्यों इसे राष्ट्रीय चक्र इसे बनाया गया, क्योंकि जो ये सारनाथ का जो ये स्तंभ है वो पावर, करेज और प्राइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो उस समय के जो हमारे संविधान के जो नीति निर्माता थे उन्होंने ये सोचा होगा कि इस प्रकार से जो देश है वो इस चक्र को देखकर आपस में बन पाएगा। और सत्यमेव जयते भी इसके ऊपर लिखा गया है, जो कि मुंडक उपनिषद से इसे लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। और ये सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो 26 जनवरी 1950 को सारनाथ की कैपिटल का ये एम्बलम है वो नेशनल एम्बलम के रूप में हमें दिया गया था। और जो इसमें काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे उनके इन्होंने इसको बनाने में और इसको निखारने में अपना योगदान दिया था। इन स्टूडेंट्स में कई को जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था कि वो कलकत्ता जाएं और जो असली जो जानवर हैं, असली जो लायंस हैं, एशियाटिक लायंस हैं, वो उनको देखें और किस प्रकार से वो लायंस दिखाई देते हैं और किस प्रकार से ऊंचाई से वो दिखाई देगा। तो इसमें जो ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें पांचों स्टूडेंट्स में जो भार्गव थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के जो शुरू के 30 पन्ने हैं उनको भी इन्होंने डिजाइन किया है। तो इस प्रकार से जो हिस्ट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो अपना जो नेशनल एम्बलम है उसे इस प्रकार से अपना राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसे बनाया गया था। इंडिया की जो सील है वो इसी से रिप्रेजेंट की जाती है और इसी को ही राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। सारे जो ऑफिशियल्स जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी सील होते हैं, उनके ऊपर इस अशोक स्तंभ का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इसकी हिस्ट्री है वो इस प्रकार से है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्यों इसको लिया है वो भी इसमें डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा जो विरोध किया जा रहा है तो विरोध इसका इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल वे में दी गई हैं, जबकि इस स्कल्पचर को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बताया गया है। जो इस स्कल्पचर को बनाने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने ये बात कही है कि जो पुराना जो स्कल्पचर था, जो पुरानी पार्लियामेंट पे रखा हुआ था, वो पुराना जो स्कल्पचर था वो ओनली 1.6 जो मीटर का था, उतना ही लंबा था। तो इसलिए जो उसमें जो चेंजेस हैं वो इतने ज़्यादा दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन जो अभी ओरिजिनल जो हाल में जो मूर्ति रखी गई है वो 6.5 मीटर लॉन्ग है। तो इसी वजह से जो शेर की जो लंबाई है वो भी बढ़ी है और उसके साथ साथ जो उसका मुंह है, जो उसका मुख है, उसकी लंबाई भी बढ़ी है। तो उसकी लंबाई बढ़ने की वजह से जो पास से देखने पर वो एग्रेसिव फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दूर से देखने के लिए जो जो 33 मीटर लंबी जो बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई पर इसे रखा गया है और ये खुद भी 6.5 मीटर लंबा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए वहां से उसे दिखाई दे वो प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से दिखाई दे, और तो इसी वजह से उसे वहां पर रखा गया है, इतनी ऊंचाई पे रखा गया और इस प्रकार का डिजाइन इसे दिया गया है। तो कुल मिलाकर नेशनल एम्बलम को लेकर जो ये लड़ाई है वो अभी चल रही है। अभी जो संसद का मानसून सत्र चला उसमें भी इस बात को उठाया गया है, लेकिन जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है वो इसकी हिस्ट्री को लेकर और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित
जो भी इसके तथ्य हैं उनका यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, उनके बारे में आपको बताया गया है। तो इसकी हिस्ट्री और जो अभी जो इसका एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्यों ऐसा बनाया गया है, उसे आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले इसमें काफ़ी गिरावट आ गई है और ये 80 रुपये के भी पार चला गया है, जो कि जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो 80 के पार चला गया हो। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो अभी इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है उसके कारणों का पता करेंगे और जानेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले तो जो ऐसी जो स्थिति है वो क्यों उत्पन्न हो रही है उसके दो कारण हो सकते हैं। और उससे पहले समझते हैं कि जो ये एक्सचेंज रेट होती है, जो $1 के मुकाबले जो रुपए की जो रेट होती है वो किस प्रकार से डिसाइड होती है। तो रुपये की जो यूएस डॉलर के जो अगेंस्ट में जो रेट डिसाइड की जाती है वो रुपये को डॉलर के अगेंस्ट में बाय करने की कैपेसिटी को दर्शाता है। तो $1 को परचेज करने में आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, उसको वो जो अमाउंट होता है उसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल में $1 को परचेज करने के लिए हमें 80 रुपए की जरूरत है, तो 80 रुपए जो है वो डॉलर की एक्सचेंज रेट हो गई। इसके अलावा जब भी अगर रुपए की जो कीमत है वो डाउन होती है, रुपए की वैल्यू जो है वो डाउन होती है और एक्सचेंज रेट बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में जो अ, खरीदना होता है, मतलब जो इंपोर्टिंग होती है, जो आयात होता है, वो आयात भारत में महंगा हो जाता है। क्यों महंगा हो जाता है? क्योंकि जब आयात हम करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ को जब परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में जब हम डॉलर में अगर मान लीजिए किसी चीज़ को खरीदेंगे तो हमें अगर उसकी एक्सचेंज रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे उसके लिए देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जब आप इंपोर्ट करते हैं ऐसी स्थिति में तो वो महंगा हमारे को पड़ता है, कॉस्टलियर पड़ता है। इसके विपरीत अगर कोई चीज़ अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस चीज़ का भी जो कंपटीशन है वो ज़्यादा मार्केट में दिखाई देता है। क्योंकि जो भारतीय वस्तुएं होती हैं यूएस, स्पेशली यूएस के लिए, क्योंकि यहाँ पर डॉलर की बात की जा रही है, तो स्पेशली यूएस के लिए वो जो चीज़ें हैं, हमारी जो मार्केट, इंडियन मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते होते हैं और जो डॉलर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव नेस है उस प्रोडक्ट की वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सस्ते में ये अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ में जब तो रुपीस के जो वैल्यू है वो अभी डाउन होने की वजह दो मुख्य वजह यहाँ पर हो सकती हैं। पहली पहली जो वजह इसमें से होती है वो करंट अकाउंट डेफिशिएट को लेकर होती है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार करंट अकाउंट डेफिशिएट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में इंपोर्ट बढ़ रहा है। इंपोर्ट बढ़ रहा है तो हमारे देश को जो है वो ज़्यादा जो पैसे हैं वो खरीदने के लिए देने पड़ रहे हैं। और खरीदने के लिए अगर देने पड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट डेफिशिएट जो है, जो हमें विदेशों को जो पैसे चुकाने हैं उसे करंट अकाउंट डेफिशिएट में लिखा जाता है। और करंट अकाउंट डेफिशिएट ऐसी स्थिति में बढ़ता रहता है। तो करंट अकाउंट डेफिशिएट जिस कारण से भी बढ़ता रहता है, तो ऐसे में रुपए की जो वैल्यू है वो डाउन होती रहती है। इसी वजह से सीएडी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रुपए की वैल्यू डाउन होती जाती है। दूसरा जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी अभी डाउन हो गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डाउन होने की वजह से भी इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिली है। और जो करंट अकाउंट का जो सरप्लस है हमारा, वो सरप्लस भी यहाँ पर कम हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी इन्वेस्टमेंट भारत में आता है, स्पेशली यूएस से, तो स्पेशली यूएस से जब कोई भी इन्वेस्टमेंट भारत में आता है तो हमारे यहाँ पे जो डॉलर हैं वो डॉलर अवेलेबल होते हैं। डॉलर अवेलेबल होते हैं तो जो रुपए की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट में बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, लेकिन इसके विपरीत दो वर्ष 2022 से ही यहाँ पर जो कैपिटल है वो इन्वेस्टर्स के द्वारा निकाली जा रही है। इसका मुख्य कारण जो अमेरिकन जो बैंक है उसके द्वारा इंटरेस्ट रेट को लगातार बढ़ाए जाना भी है। इंटरेस्ट रेट लगातार बैंक के द्वारा बढ़ाई जा रही हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो यूएस फेडरल बैंक है वो ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न वहाँ पर मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग अपने देश को छोड़कर बाहर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो भारत में भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। जो कैपिटल अकाउंट सरप्लस है वो भी यहाँ पर डाउन हो रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी में जो रुपये का डेप्रिसिएशन चल रहा है वो डॉलर के अगेंस्ट में, उसमें जो मेन जो दो इम्पैक्ट करते हैं, जो दो कारण हैं, वो दो कारण यही हैं। एक तो हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट बढ़ रहा है, और दूसरा जो हमारा कैपिटल अकाउंट का जो सरप्लस है वो भी डाउन हो रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे देश को नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर जो अगर सीधी भाषा में अगर समझा जाए, तो सीधी भाषा में बात सिर्फ इतनी है कि हमारे देश के पास में जितना ज़्यादा डॉलर अवेलेबल होगा, जितना ज़्यादा डॉलर की करेंसी अवेलेबल होगी, रुपी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और जितना ज़्यादा डॉलर हमारे यहाँ से देश में, रुपी जो जितना ज़्यादा यहाँ से बाहर जाएगा, उतना ही जो रुपीज़ की वैल्यू है वो डेप्रिशिएशन पे आएगी, डाउन होगी। तो इस प्रकार से जो सीधे तौर पर इसे समझ सकते हैं। तो यही दो मेन इंपॉर्टेंट कारण है जिनकी वजह से जो रुपये की वैल्यू है वो डाउन हो रही है। और जो एक्सचेंज रेट होती है, वो एक्सचेंज रेट किसी भी अगेंस्ट में, किसी भी करेंसी के अगेंस्ट में उसे बाय करने की कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि जो क्या हमारी करेंसी पूरा जो करेंसी का जो और देशों का जो स्टेटस है उसमें डाउन ही परफॉर्म कर रही है। यूरो के अगेंस्ट में हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई है। और डॉलर को अगर छोड़ दिया जाए तो डॉलर के अलावा जो और करेंसीज हैं देश की, उसमें हमारी, उसके अगेंस्ट में हमारे देश की जो करेंसी, जो रुपया है, वो स्ट्रांग हुआ है। क्योंकि यूरो भी अभी डाउन हो गया है। तो पूरे वर्ल्ड में ही इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है जहाँ पर डेप्रिसिएशन डॉलर के अलावा सबको अपनी करेंसी में देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में जो हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने विदेश जाने के लिए अप्लाई किया था। और जो विदेश जाने के लिए उनकी जो अर्जी है उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो ऐसे में उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर कहा है कि जो हमें आप क्यों विदेश जाने से रोक रहे हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पे जो न्यूज़ है उसमें डिस्कशन किया हुआ है कि किस प्रकार से एक जो फॉरेन जाने के लिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और जो चीफ मिनिस्टर जैसी जो पोस्ट पे पर्सन होते हैं, उन्हें क्या किस किस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत होती है, और किस प्रकार से वो विदेश जा सकते हैं, किन चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए विदेश जा सकते हैं, पर्सनल और प्राइवेट जो ट्रिप होती हैं, उन दोनों ट्रिप पर किस प्रकार का अंतर होता है, किस प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ और क्या क्या क्लियरेंस एक पर्सन को चाहिए होते हैं। तो उसी को लेकर आज के इस न्यूज़ में डिस्कशन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये क्लियरेंस किया जाता है। सबसे पहले तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, तो सबसे पहले तो जो आप अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर या स्टेट का जो मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर हैं, यूनियन टेरिटरीज के जो ऑफिस बियरर हैं, वो अगर विदेश जाना चाहते हैं तो अब उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरीट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सूचना देनी होती है। चाहे वो उनकी जो विजिट है वो या तो पर्सनल हो, चाहे से वो प्रोफेशनल हो, ऑफिशियल हो, कोई किसी भी प्रकार की विजिट हो, वो विदेश जाने के लिए उनको वहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और कैबिनेट सेक्रेटरीट हो उसे जरूर उससे इन्फॉर्म करना पड़ता है। इसके अलावा एक पॉलिटिकल क्लियरेंस और एफसीआरए की क्लियरेंस भी यहाँ पर लेनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर और स्टेट के मिनिस्टर्स के केस में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की भी क्लियरेंस यहाँ पे जरूरी होती है। तो इस प्रकार से जो सीएम और मिनिस्टर्स की, अगर स्टेट के मिनिस्टर्स की बात करें, तो उनके लिए यहाँ पर तीन जो क्लियरेंस है वो यहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ती है। एक तो उन्हें कैबिनेट जो सेक्रेटरीट है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें सूचना देनी पड़ती है। दूसरा जो है एफसीआरए और जो पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है वो इनको चाहिए होता है। उसके बाद में जो तीसरा क्लियरेंस होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का होता है। इस प्रकार से जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, और जो अन्य मंत्री होते हैं राज्यों के, उनको अगर विदेश जाना होता है तो उन्हें इस प्रकार के जो क्लियरेंस है, तीन मुख्य क्लियरेंस है, उनकी आवश्यकता
पड़ती है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो क्लियरेंस है वो क्या होता है? पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो होता है उसको जो रोज डेली काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए जो रिक्वेस्ट है वो मिलती हैं, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए ही नहीं, लोक सेवक के लिए नहीं, किसी भी सरकारी जो सेवक होता है, सरकारी सेवा में जो सेवक होता है, उसे विदेश जाने के लिए जो विदेश जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पॉलिटिकल जो क्लियरेंस है वो लेनी पड़ती है। सभी प्रकार के मिनिस्ट्रीज, सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स और अन्य जो ऑफिशियल्स होते हैं उन पर ये लागू होती है, उन्हें पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो पॉलिटिकल क्लियरेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। तो डिसीजन जो इसमें बेस होता है वो उसमें मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं, जिसमें नेचर ऑफ इवेंट का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है कि क्यों आप विदेश जा रहे हैं, वहाँ जाकर आपको क्या काम है। और लेवल पर जो पार्टिसिपेशन होता है वो अदर कंट्रीज का जो पार्टिसिपेशन है उसे भी यहाँ पर देखा जाता है कि किस प्रकार का जो इनविटेशन है वो यहाँ पर मिला है और किस प्रकार का वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो होगा। इसके अलावा जो कंट्री है, जहाँ पर कंट्री पर आप जाना चाहते हैं या कोई भी ऑफिशियल से जाना चाहता है, उस कंट्री से जो भारत के रिलेशन है वो किस प्रकार के हैं उन पे भी ये डिपेंड करता है। अगर अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बुरे हैं, और मान लीजिए पाकिस्तान जैसी वो कंट्री है, अफगानिस्तान जैसी कंट्री है, ईरान जैसी कंट्री है, तो ऐसी कंट्रीज में जब आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो छानबीन है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर की जाती है। और ये छानबीन किया जाना एक तरीके से मेरे हिसाब से ठीक भी है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है कि ये ठीक है या गलत? क्योंकि जो अदर जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में जो भी पार्टिसिपेशन होता है वो अलग अलग लेवल पे होता है। हो सकता है कि किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य के जो मंत्री हैं, उन्हें इंडिविजुअल उनको जो न्योता है वो वहाँ से मिल जाए, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के लेवल का है या राष्ट्रपति के लेवल का है या उसके अलावा सेंट्रल जो मिनिस्टर है उसके लेवल का है, तो ऐसी स्थिति में जो किसी और राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री के साथ जाकर वहाँ पार्टिसिपेशन करना, तो उस चीज़ को देश को थोड़ा देखना पड़ता है। और इसके अलावा जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज से जो हमारे रिलेशन है उन रिलेशन को भी यहाँ पर देख के चलना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर जो रिलेशन है वो कंट्री से कैसे हैं। हमारा जो कोई भी यहाँ पर सिटीजन है वो सिटीजन वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर उसका जो ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार का होगा, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो अगर आपको कोई भी विदेश जाने के लिए किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल क्लियरेंस की आवश्यकता है, तो पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए आप ई पॉल क्लियरेंस एक वेबसाइट है और ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई इस प्रोसेस में किया जाता है। इसके अलावा जब भी कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक सर्वेंट को विदेश जाना होता है तो उसकी एप्लीकेशन के साथ में ही जो पॉलिटिकल क्लियरेंस है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो अटैच होना चाहिए। इसका मतलब पब्लिक सर्वेंट जब भी अगर विदेश जाना चाहता है तो उसे पॉलिटिकल क्लियरेंस जो है वह सबसे पहले लेनी पड़ती है और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म में उसको अटैच करके सबमिट करना पड़ता है। तो उसके बिना जो सबमिट है वो फॉर्म उसका नहीं होता है। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल क्लियरेंस जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एक इनिशियली रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो हमारे देश में अन्य जो पदों पर जो लोग आसीन हैं उन्हें किस प्रकार से जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट होता है उससे क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसमें भी अलग अलग लोगों के लिए जो क्लियरेंस का लेवल है वो अलग अलग होता है। डिपार्टमेंटल क्लियरेंस इसमें चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो मिनिस्टर होते हैं और स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस है वो चाहिए होता है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री जो केंद्र सरकार में है उसमें पॉलिटिकल क्लियरेंस के साथ साथ उन्हें प्राइम मिनिस्टर की भी जो क्लियरेंस है वो चाहिए होती है। पीएम क्लियरेंस जो है वो यूनियन मिनिस्टर्स के लिए यहाँ पर चाहिए होती है कि आप क्यों विदेश जा रहे होते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा के एमपी हैं वो उन्हें स्पीकर की परमिशन चाहिए होती है और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें चेयरपर्सन की चाहिए होती है, जिसका मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो भारत के होते हैं
उनकी जो क्लियरेंस है वो यहाँ पे उनको चाहिए होती है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें जो क्लियरेंस चाहिए होता है वो अपने कंसर्ट मिनिस्ट्री से चाहिए होता है। और पॉलिटिकल क्लियरेंस के बाद में इसके अबव की जो रैंक होती है उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ पर बनी हुई होती है। जो यहाँ पर सेक्रेटरीज की एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो यहाँ पर क्लियरेंस का काम करती है, जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको क्लियरेंस देने के लिए। इसके अलावा एमपी होते हैं, उनके लिए जो ऑब्लिगेटरी होता है लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरीट को इन्फॉर्म करना। स्पीकर से परमिशन तो लेनी पड़ती है, लेकिन जो सेक्रेटरीट होता है, जो राज्यसभा विधानसभा का सचिवालय होता है, उसे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं होता अगर उनकी जो ट्रिप है वो प्राइवेट होती है। इसके अलावा जो कई एमपीज होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर को और चेयरमैन को, जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं प्राइवेट ट्रिप के लिए भी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, एमपीज के लिए ये यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो लागू होता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर सरकारी कर्मचारी हैं, तो चाहे आपकी फॉरेन ट्रिप ऑफिशियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार की हो, तो आपको इन्फॉर्म अपने डिपार्टमेंट को और जो क्लियरेंस यहाँ पर बताए गए हैं उन सारी क्लियरेंस को लेना ही पड़ता है। तो इसके अलावा ऑफिशियल जो फॉरेन ट्रेवल होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी यहाँ पर कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उन्हें अगर विदेश जाना होता है तो उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक क्लियरेंस एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। और चीफ जस्टिस से भी उन्हें क्लियरेंस सबसे पहले लेनी पड़ती है। सीजीआई की क्लियरेंस को जजों के लिए आवश्यकता होती है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो क्लियरेंस है वो इनके लिए आवश्यक होती है। तो इसके अलावा पॉलिटिकल क्लियरेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लेनी ही पड़ती है। कुछ केसेस में जो होम मिनिस्ट्री है वो एफसीआरए को भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। वो एक्सटर्नल जो अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो एमईए है, वो डिसाइड करता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डेवलप होंगी और एफसीआरए का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो ये क्लियरेंस का जो प्रोसेस है इस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। तो आपने देखा है कि किस प्रकार से जो यहाँ पर अभी जो हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और में यहाँ पर इनकी जो एप्लीकेशन है वो अभी पेंडिंग चल रही है। इससे पहले वर्ष 2019 में भी उन्होंने जो विदेश जाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन वो परमिशन भी इनको डिनाई कर दी गई थी। तो इस प्रकार से जो पॉलिटिकल क्लियरेंस है, पॉलिटिकल क्लियरेंस के लेवल पर ही ये जो मामला है वो अटक जाता है। पॉलिटिकल क्लियरेंस का जो मामला है वो इसी वजह से इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो लोग विदेश जा रहे हैं उनकी सारी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रहती है और रहनी भी चाहिए। तो इस स्थिति में जो वहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको ये जो क्लियरेंस है वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। आपने देखा है इस आर्टिकल में जो किस प्रकार से किन किन औहदों पर जो लोग हैं, किस प्रकार से गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्हें क्या क्या क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। आप भी अगर कभी विदेश जाएं और अगर सरकारी कर्मचारी बन जाएं और विदेश जाएं तो इन क्लियरेंस की आपको आवश्यकता पड़ी होगी और क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा। चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो चीज़ इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा कि किस लेवल पर किस किस क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, आप भी जो कॉफ़ी पीने के शौकीन होंगे, कॉफ़ी पीने का शौक काफ़ी सारे लोगों को होता है। अगर कॉफ़ी पीने का शौक अगर आपको नहीं है तो कॉफ़ी के बारे में आपने सुना जरूर होगा कि कॉफ़ी की भी एक क्रॉप के रूप में ही जो इंडिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, और क्रॉप के रूप में ही इसे उगाया जाता है, और उसके बाद में कॉफ़ी यूज़ की जाती है। कॉफ़ी बहुत बहुत जो टाइप की कॉफ़ी हमारे यहाँ पर अवेलेबल होती है, और किस प्रकार से जो कॉफ़ी है वो यूज़ की जाती है, किस प्रकार से इसका जो उत्पादन है भारत में, जो कॉफ़ी किस प्रकार से अवेलेबल हुई आई, उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले समझते हैं कि जो फिल्टर कॉपी होती है और जो आपका जनरल जीएस का जो पेपर थर्ड होता है उससे ये संबंधित है, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स के बारे में लगातार रेगुलरली जो क्वेश्चन हैं हमारे पेपर्स में प्रीलिम में भी पूछे जाते हैं, और
मेंस में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने की भी संभावना है। सबसे पहले समझते हैं कि फ़िल्टर जो कॉफ़ी होती है वो कॉफ़ी क्या होती है। फ़िल्टर कॉफ़ी बेसिकली क्या होती है? फ़िल्टर कॉफ़ी के लिए एक इस प्रकार का एक पॉट यूज़ किया जाता है। इस पॉट में जो कॉफ़ी होती है, जो सूखी कॉफ़ी होती है, ड्राई कॉफ़ी होती है, पाउडर होता है जो, उसे इसमें जो है वो डाला जाता है। इस प्रकार से इसमें एक बीच में एक सेपरेटर होता है जिसमें जाली टाइप की ये लगी होती है, तो इसमें कॉफ़ी को डाला जाता है। ऊपर से जो इसमें पानी है, गर्म पानी, उसे इसमें मिलाया जाता है। मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर जो ऐसी इसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि 30 मिनट के लिए इसे छोड़ा जाता है ऐसे ही। और जो लिक्विड कॉफ़ी है वो यहाँ पर फिल्टर होके नीचे जो पॉट है उसमें अवेलेबल हो जाती है। इस जो फिल्टर कॉफ़ी कॉफ़ी होती है उसमें जो है दूध और शक्कर मिलाकर इसे कॉफ़ी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है और फिल्टर कॉफ़ी होती है वो पीने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। और रॉयल जो ये ड्रिंक है इसे साउथ इंडिया में माना जाता है। तो इस प्रकार से जो फिल्टर कॉफ़ी है उसे उसका यूज़ किया जाता है, उसे बनाया जाता है। इसमें एक मेटल यूटेंसिल्स होता है जिसमें दो सिलेंडर होते हैं, एक अपर पार्ट और एक नीचे का पार्ट होता है। उस अपर पार्ट में जो सिलेंडर सिलेंडर होता है उसमें कॉफ़ी का पाउडर डाला डाला जाता है, जिसमें कि फाइन होल्स होते हैं, और एक मेटल डिस्क होता है उसमें से इसे जो गुजारा जाता है। इसके बाद में हॉट वाटर होता है, वो हॉट वाटर इसमें मिलाया जाता है। हॉट वाटर मिलाने के बाद में इसमें जो 10 मिनट्स के लिए बताया गया है, लेकिन जो अलग अलग कॉफ़ी होती हैं उनके लिए अलग अलग समय होता है। जैसे कि यहाँ पर 30 मिनट बताया गया है, और जो 10 मिनट है वो कम ब्लेंडेड अगर कॉफ़ी होती है तो उसके लिए 10 मिनट में भी ये कार्य पूरा हो जाता है। इसके अलावा जो 10 मिनट के बाद में जो डिकॉक्शन जो मिक्सचर जो तैयार होता है नीचे के पॉट में, उस पॉट को कलेक्ट कर लिया जाता है और उस डिकॉक्शन में मिल्क और शुगर दोनों मिलाकर कॉफ़ी का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कॉफ़ी बनती है उसे फ़िल्टर कॉफ़ी बोला जाता है, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होता है। तो कभी इसे आप ट्राई कीजिएगा अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो भारत में जो इंडिया की सॉरी जो भारत में जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन किया जाता है, कॉफ़ी की क्रॉप जो उगाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से उगाई जाती है। और इसमें टू टायर जो मिक्स्ड शेड कैनोपी है उसका एक यूज़ किया जाता है, और कैनोपी बनाने के बाद में जो उसमें लेगुमिनस ट्री है उनका उपयोग किया जाता है। डिफरेंट टाइप के जो ये कैनोपी ट्री कैनोपी है वो ट्री शेड्स अवेलेबल होते हैं कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। इसके बाद में जो ये शेड के जो ट्री होते हैं जहाँ जिनके नीचे जो कॉफ़ी का प्लांट लगाया जाता है, वो उनका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि ये सॉइल इरोजन को नहीं होने दें और जो मिट्टी है उसे बांधे रखें, क्योंकि जो स्लोपी जो एरिया होता है वहाँ पर कॉफ़ी को उगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मिट्टी जो है वो कट के बरसात के साथ में नीचे जाने का खतरा रहता है। लेकिन अगर इस प्रकार का प्लांटेशन अगर शेड का किया जाता है तो उस स्थिति में जो मिट्टी है वो कटती नहीं है। और इसके अलावा जो वहाँ पर अगर इस प्रकार की कैनोपी का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर जो न्यूट्रेंट है वो डीपर लेयर में भी इन जो प्लांट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और कॉफ़ी के प्लांट को जो सीजनल सीजनल जो इसका फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर को लेकर, और जो फ्लोरा और फ्यूना को लेकर, वो जो फ्लक्चुएशन है उसका जो असर है वो कॉफ़ी के ऊपर नहीं पड़ता है। कॉफ़ी का जो प्लांट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, और टेम्परेचर का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही इसका जो कल्टीवेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। तो हाई एलिवेशंस के साथ में जो भी हमारे देश में अवेलेबल हैं एरिया जहाँ पर हाई एलिवेशन है, वहाँ पर अरेबिका जो एक इसका टाइप होता है वो अरेबिका टाइप की कॉफ़ी कल्टीवेट करने के लिए उगाने के लिए बहुत ठीक रहता है। इसके विपरीत जो ह्यूमिड कंडीशन वाले जो एरियाज होते हैं जहाँ पर उमस बहुत रहती है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में जो रोबस्टा है वो रोबस्टा टाइप की कॉफ़ी यहाँ पर जो उगाना वहाँ पर ठीक रहता है। तो अरेबिका जो कॉफ़ी है वो तो हाई एलिवेशंस के एरिया में उगाई जाती है, और ह्यूमिड अगर एरिया है तो ह्यूमिड एरिया में रोबस्टा उगाना
ठीक रहता है। जो कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं वो हमारे यहाँ पर 5 वैरायटियाँ अवेलेबल हैं, जिसमें पहली कैंट्स है। इसके अलावा S.795 भी यहाँ पर उगाई जाती है, कावेरी यहाँ पर उगाई जाती है, और जो SLN 9 है वो यहाँ पर उगाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो चार हैं, चार कॉफ़ी की वैरायटीज़ अवेलेबल है। साथ ही जो चिकमंगलूर है, वो कर्नाटका का चिकमंगलूर जो है वो कॉफ़ी कंट्री के नाम से जाना जाता है। जो कॉफ़ी के कल्टीवेशन का जो ओरिजिन है, जो बर्थ प्लेस है, वो इसे ही माना जाता है। तो इसे कॉफ़ी का बर्थ प्लेस बनने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर एक साधु हुआ करते थे, जिनका नाम शायद मेरे दिमाग से ध्यान नहीं आ रहा मुझे। उन्हें बड़ा बुदुन या इस प्रकार के एक सूफी संत थे। वो सूफी संत अपने जो मक्का की यात्रा पर गए थे, अपने जो उनका पिलग्रिमेज है वहाँ पर वो गए थे। तो मक्का की यात्रा के दौरान जब वो वापस लौट रहे थे, तो यमन के एक पोर्ट पर उन्हें रोका गया था। नमन के पोर्ट पर जो यात्री जो मक्का से लौट रहे थे, उनका स्वागत सत्कार किया गया था। उनका जो उन्हें जो खाना पीना है वो वहाँ पर अवेलेबल कराया गया था। तो साथ ही वहाँ पर जो अरब में कॉफ़ी पहले से अवेलेबल थी, तो वहाँ पर उन्हें कॉफ़ी भी दी गई। और कॉफ़ी जब उन्होंने पी, तो वो कॉफ़ी के ऐसे दीवाने हुए कि उन्हें जो प्लांट है वो भारत लाने की वहाँ से गुजारिश की। लेकिन उस समय में कॉफ़ी को लेकर जो रूल्स थे वो अरेबिया में बहुत ही सख्त थे, और अरेबिया के बाहर उस प्लांट को लेके जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जो वो संत थे, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं इस जो प्लांट को है वो भारत लेके जाऊंगा और अपने वहाँ पे उगाऊंगा। ये तो इतनी शानदार चीज़ है और पीने में इतनी अच्छी लग रही है, तो मैं इसे अब छोड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से स्मगलिंग करके भी उन्हें वहाँ से वो प्लांट लेके आना पड़ा। तो वो वहाँ पर प्लांट लेके आए। तो जो वहाँ पर जहाँ से स्मगलिंग करके लेके आए, वहाँ से वो 7 बीन जो है कॉफ़ी के, वो वहाँ से लेके आए। और वहाँ से लेके आने के बाद में चिकमगलूर में ही उन्होंने सबसे पहले जो वो बीन थे, वो बीन वहाँ पर बोए। और बीन बोने के बाद में जो वहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट हो गया। इसके बाद में बड़ा बुदुन करके उन संत का नाम है, जिनका कर्नाटका में उनका एक हिल है, जो बड़ा बुदुन गिरी के नाम से भी वहाँ पर उनको नाम दिया गया है, जो कि कर्नाटका की एक हाईएस्ट चोटी में से एक है, कर्नाटका जो पर्वतमाला है। तो इस प्रकार से जो चिकमंगलूर में कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो वहाँ पर शुरू हुआ। सबसे पहले जो 7 बीन्स जो वो वहाँ से लेके आए थे, उन 7 बीन्स में जो वैरायटी थी वो अरेबिका की वैरायटी थी। तो इस प्रकार से सबसे पहले भारत में जो कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन है, कॉफ़ी का जो खेती है, वो शुरू हो पाई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो इसके पीछे है। तो देखते हैं कि जो अरेबिका और जो रोबस्टा है, जो दो वैरायटी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन दोनों वैरायटीज़ में किस किस प्रकार की जो सॉइल है और जो स्लोप्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसी जो पॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो क्रॉप को लेकर पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जो सॉइल अरेबिका के लिए चाहिए वो डीप फर्टाइल होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में, और ड्रेन्ड और स्लाइटली एसिडिक भी होनी चाहिए। तो जो सॉइल का जो पैटर्न है वो दोनों में सेम है। इसी प्रकार की सॉइल दोनों में चाहिए होती है। स्लोप जो होते हैं वो जेंटल से मॉडरेट स्लोप अमेरिका अरेबिका के लिए चल जाता है। इसके अलावा जेंटल स्लोप और फेरी लेवल का जो फील्ड है वो रोबस्टा के लिए आवश्यक होता है। एलिवेशन की अगर बात करें तो 1000 से 1500 मीटर का एलिवेशन यहाँ पर ठीक रहता है। इसके विपरीत 500 से 1000 जो मीटर का जो एलिवेशन है वो रोबस्टा में चाहिए होता है। एस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो नॉर्थ में, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार की जो खेती है वो आसानी से की जाती है। और अरेबिका के लिए भी जो रोबस्टा के लिए भी जो अरेबिका जैसा जो एस्पेक्ट है वो लागू होता है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, और ईस्ट में इसे आराम से किया जाता है। टेम्परेचर जो इसमें जो चाहिए होता है वो उसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक की यहाँ पे आवश्यकता होती है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर अरेबिका के लिए चाहिए होता है। इसके विपरीत जो है वो
रोबस्टा रोबस्टा के लिए यहाँ पर 20 से 30 डिग्री हॉट और ह्यूमिड एयर चाहिए होता है। यहाँ पे 15 से 25 का टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन कूल टेम्परेचर होना चाहिए, सर्दी का एरिया होना चाहिए। इसके विपरीत रोबस्टा के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हॉट और ह्यूमिड चाहिए होता है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पर जरूरी होता है। ह्यूमिडिटी 70 से 80% तक यहाँ पे चल जाती है, जबकि 80 से 90% मोर ह्यूमिड एरिया में इसकी जो कल्टीवेशन है रोबस्टा की जाती है। इसके अलावा एनुअल रेनफॉल 1600 से 2500 मिलीमीटर तक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रेन यहाँ पर इसको ज़रूरत पड़ती है कॉफ़ी को, जबकि रोबस्टा के लिए 1000 से 2000 मिलीमीटर तक की जो रेन है वो भी चल जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर तो इतनी बरसात भी नहीं होती है। हमारे यहाँ तो 100 मिलीमीटर या कुछ ऐसी बरसात अगर हो जाए तो वो भी बहुत है। तो इस प्रकार से जो ब्लॉसम्स होते हैं उनकी जो शावर चाहिए होती है वो भी यहाँ पर मार्च और अप्रैल में होती है। 25 से 40 मिलीमीटर तक की ये शावर होती है, और रोबस्टा के लिए फरवरी और मार्च में होती है। बैकिंग जो शावर है वो अप्रैल से मई में होता है, और इसमें भी मार्च से अप्रैल में होता है, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें जो बैकिंग शावर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो नेचुरल जो रिक्वायरमेंट है जो सॉइल की और अन्य चीज़ों की कॉफ़ी के उत्पादन के लिए, कॉफ़ी क्रॉप के लिए, तो उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी को लेकर ही जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल एरिया जहाँ पर हमारी जो खेती है वो की जाती है, उसमें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु इम्पोर्टेंट है। इन एरियाज़ में जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन है वो ट्रेडिशनली और शुरू से ही यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल जो एरिया है जहाँ पर बाद में जो खेती शुरू हुई है कॉफ़ी की, उसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हैं। ईस्टर्न घाट के कुछ एरिया में भी यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा मुख्य है। जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं उसमें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु हैं, ये हमने आपको बताया ऊपर। और ये ट्रेडिशनल एरियाज हैं, यहाँ पर शुरू से ही कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कॉफ़ी जो है वो एक ट्रॉपिकल प्लांट है, और सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी इसे उगाया जा सकता है। दोनों ही जगह पे इसका जो अभी जब बीन में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर कर जो सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसमें भी यहाँ पर उगा दिया जाता है। यहाँ इसके लिए हीट, ह्यूमिडिटी और अबेंडेंट रेनफॉल की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत कम एरियाज़ में हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए जो इतना एरिया ही है जो कोस्टल एरिया है वहीं पर ही ये जो कॉफ़ी है वो उगाई जाती है। इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, हमने आपको बताया है। तो अरेबिका और जो रोबस्टा है दोनों के लिए इस रेंज का टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो हॉट और रेनी सीजन होता है उसमें ये जो कॉफ़ी है वो जल्दी बड़ी होती है, और कूल और ड्राई सीजन होता है उसके समय पे जो इसकी बेरीज लगती हैं वो पक जाती हैं और उन्हें तोड़ लिया जाता है। तो गर्मी जब होती है तो गर्मी में गर्मी और बरसात होती है तो उसमें तो ये पनपती है, उस समय पर ये बड़ी होती है और बहुत तेज गति से बड़ी होती है। इसके बाद में जब कूल और ड्राई एरिया जो समय आ जाता है, जब ठंड हो जाते हैं, तो ऐसे समय पे इसकी बेरीज जो हैं वो पक जाती हैं और उन्हें तोड़ लिया जाता है। ब्राइट सन जो सनशाइन है उसकी ज़रूरत पड़ती है, धूप भी यहाँ पर होनी चाहिए। और हार्वेस्टिंग के लिए जो है वो इस प्रकार का वेदर ज़रूरी होता है। कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बरसात इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, और हिली स्लोप पर जो ऑरोग्राफिक रेन होती है वो यहाँ पर इसके लिए यूज़ की जाती है। मतलब जो एरिया होता है वहाँ पर इस प्रकार के जो स्लोप बनाकर इसे खेती इसे यहाँ पे उगाया जाता है, और इस प्रकार के स्लोप में जो एक ही पानी होता है वो ऊपर से नीचे आता रहता है, तो इसका जो मैक्सिमाइज यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन है उसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी उनको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी के अंतर्गत पूछा जाएगा कि किस प्रकार से जो कल्टीवेशन है वो क्रॉप का किया जा सकता है। क्रॉप कल्टीवेशन की जो शुरुआत हुई थी इंडिया में उसको लेकर जो कहानी प्रचलित है, जो स्टोरी यहाँ पर सुनाई जाती है, वो स्टोरी भी मैंने आपको बताई है।
तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट काफ़ी सारी बातें हैं कॉफ़ी की क्रॉप को लेकर, उन सबको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के जो स्टैटिक पोर्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो कथकली डांस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और केरला का ये डांस है, केरला का जो ये नृत्य है वो केरला में इसकी प्रस्तुति दी जाती है और वहाँ का ये डांस माना जाता है, जिसे कथकली के नाम से जाना जाता है। कथकली जो है वो एक प्रकार का डांस और ड्रामा है। इसमें रामानट्टम और कृष्णाट्टम दो प्रकार के जो इसमें परफॉर्मेंस है वो शुरू में दिए जाते थे। ये जो परफॉर्मेंस है वो रामायण और महाभारत पर निर्भर थे। रामायण और महाभारत का जो इसमें जो गुणगान है वो किया जाता था। रामायण अट्टम में रामायण का इसमें किया जाता था, और जो कृष्णाट्टम है उसमें जो महाभारत है उसका किया जाता था। तो इस प्रकार से जो पुराने ट्रेडिशन में जब कथकली हुआ नहीं करता था तो इसके दो पार्ट होते थे, और रामानाट्यम और कृष्णाट्टम इन्हें कहा जाता था। जैसे बाद में एक सोच से इन्हें कथकली कहा गया था। जो कथकली है उसमें कोडियट्टम जो एक प्रकार का संस्कृत ड्रामा होता है उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। कोडियट्टम का कुछ पार्ट होता है वो कथकली में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो मार्शल आर्ट होती है एंशियंट, उसका प्रयोग भी इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से कोडियट्टम और मार्शल आर्ट जो ओल्ड मार्शल आर्ट है उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो कथकली के जो डांस होता है उसके जो कुछ फीचर्स हैं उन फीचर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कथकली होती है वो ऑल मेल ट्रूप के द्वारा ही परफॉर्मेंस दी जाती है। ध्यान में रखिएगा इसमें जो फीमेल परफॉर्मेंस करने वाले अवेलेबल नहीं होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ मेल के द्वारा ही ये परफॉर्मेंस दी जाती है। इसके अलावा जो मिनिमल यूज होता है उसमें उसमें कथकली में जो फेशियल रिकॉग्नाइज होता है, प्रॉप्स का मिनिमल यूज होता है। इसके अलावा जो फेशियल जो यूज होते हैं वो हेडगियर के साथ में यहाँ पर यूज किए जाते हैं, और हेडगियर को यूज करके जो एक्सप्रेशन है उन्हें यहाँ पर बनाया जाता है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा जो इन्होंने सर पर ओढ़ रखा है इसे हेडगियर कहा जाता है। और कथकली डांस में इसी को सबसे पहले यूज किया जाता है, और इसी का जो इसी के साथ इसी का जो एक्सप्रेशन में जो मेन रोल है वो इसी चीज का बताया जाता है। इसके लिए जो हेड गियर होता है वो हेड गियर जो होता है वो डिफरेंट कलर्स का होता है। डिफरेंट कलर्स में ये जो यहाँ पर है वो अवेलेबल होता है, डिफरेंट कलर इसमें होते हैं। तो कौन कौन से कलर का क्या इंडिकेशन होता है उसमें देखते हैं। ग्रीन कलर जो होता है वो नोबिलिटी, डिविनिटी और वर्च्यू को डिनोट करता है यहाँ पर। इसके अलावा जो रेड कलर होता है वो नोज इंडिकेट करता है रॉयल्टी का। और इसके अलावा जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर इविल और द विकेडनेस का यहाँ पर परिचायक होता है। जो इविल होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उनको ब्लैक कलर का यहाँ पर यूज किया जाता है। येलो कलर के लिए संत और वुमेन का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। अगर येलो कलर का यूज किया जाता है तो इसका मतलब वो संत का जो अभी ड्रामा है वो प्रस्तुत करने वाला है। इसके अलावा जो कम्प्लीटली पेंटेड रेड होता है उसमें उसको भी इविल के रूप में ही यहाँ पर डिनोट किया जाता है। और वाइट जो बियर्ड होती है उसमें डिनोट करते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है और डिविनिटी है, मतलब जो भगवान की जो उसमें उनकी जो दुआ वगैरह और डिविनिटी इस प्रकार की होती है उसे यहाँ पर डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन कलर नोबिलिटी को दर्शाता है। रेड कलर जो है वो यहाँ पर रॉयल्टी को दर्शाता है। इसके अलावा ब्लैक कलर वो इविल होता है, रेड कलर भी इविल होता है। और येलो कलर संत और वुमेन्स को यहाँ पे दर्शाता है। और वाइट बियर्ड जो होती है वो यहाँ पर डिविनिटी को दर्शाती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट कलर का जो डिफरेंट इसमें यूज रहता है। इसके अलावा जो डांस और ड्रामा दोनों होते हैं उन्हें क्लियरली यहाँ पर सेपरेट नहीं किया जाता है, दोनों एक साथ ही यहाँ पर किए जाते हैं। और जो इटर्नल इसमें गॉड और इविल के बीच में जो लड़ाई होती है, जो झगड़ा होता है अच्छे और बुरे के बीच में, गॉड और इविल के बीच में जो लड़ाई होती है वो उस लड़ाई को यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से कथकली जो है गुड और इविल के बीच में लड़ाई को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कि बलाड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इस डांस में जो गॉड और इविल के बीच में जो ये लड़ाई को प्रस्तुत किया जाता है इस डांस के साथ में, इसे बलाड ऑफ इविल भी कहा, ईस्ट भी कहा जाता है। तो इस नाम को आप ध्यान में रखिएगा, ये जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके अलावा जो लैंग्वेज कथकली के गानों में की जाती है यूज, उसे मणि प्रावलम कहा जाता है। इस लैंग्वेज को इसमें कथकली के जो डांस होते हैं और जो सॉन्ग इसमें गाया जाता है, इसमें इसको यूज किया जाता है। बेसिकली ये मलयालम और संस्कृत का एक मिक्सचर है, और ये मिक्सचर दोनों बन के और मणि प्रावलम नाम की लैंग्वेज का जन्म होता है। कथकली का जो रिमार्केबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली आई और आईब्रोज पर भी डिपेंड होता है। इस प्रकार से ये अपनी बाहों को ऊंचे नीचे करके और जो आंखों को चौड़ा करके या उनको डरावनी शक्ल देकर, इस प्रकार से जो एक्सप्रेशन है वो कथकली में दिए जाते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस पर ही ये जो कथकली का जो डांस होता है वो डिपेंडेंट होता है। और इस जो रस में जो ये मूवमेंट की जाती है, वो 9 प्रकार का एक्सप्रेशन यहाँ पर अवेलेबल होता है, जिन्हें नव रसास कहा जाता है। नवरस इन्हें कहा जाता है। 9 प्रकार के एक्सप्रेशन जो फेशियल एक्सप्रेशन है यो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि हैंड गेस्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा तो जब यहाँ पर इसकी शुरुआत और इसका जो एंड होता है, नाटक का जब शुरुआत की जाती है, नाटक का जब एंड किया जाता है, तो एक ड्रम का चेंडा और मड्डला का जो कंटिन्यूस साउंड होता है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है और इनका जो साउंड होता है वो लगातार यहाँ पर बजता रहता है। तो ये जो लगातार बजना जो शुरुआत और इसके अंत की जो निशानी यहाँ पर दिखाता है कि यहाँ पर जब शुरू होते हैं तो इस प्रकार का साउंड बनता है। जब कथकली डांस शुरू किया जाता है, ड्रामा शुरू किया जाता है, तो इस प्रकार का नॉइस आता है, और जब एंड होता है तब भी इस प्रकार का नॉइस आता है। तो इस वजह से ये जो दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर इसे बजाया जाता है। तो इस प्रकार से जो कथकली डांस है उसे लेकर जो इम्पोर्टेंट बातें थी उनको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। और ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो मेन जो बात है वो कौन कौन सी हैं, जिसमें कि वुमेन इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं, और मणि प्रबलम नाम की जो लैंग्वेज है उसका इसमें यूज किया जाता है। इस प्रकार से जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनका हमने यहाँ पर सभी का डिस्कशन किया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। आपको यह वीडियो आशा है पसंद आया होगा। अगर आपके पास में हमारे लिए अगर कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा चैनल को अगर आपने अब तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अगर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमें जो इस पर फॉलो कर सकते हैं आप। और इस चैनल वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको, जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।